लड़का हो लड़की हो एक, और दोनों वयस्क हो। बाकी जाति धर्म नस्ल गोत्र नेशनलिटी ये कुछ नहीं मानिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि अब वो समय आ गया कि जिन मसलों पर तू मैं करते हुए 2 तिहाई शताब्दी गुजर गई, उन मसलों को अब समाधान पर ले जाएं और आगे के लिए ये सब विंडो बंद हो जाए, लड़ाई झगड़े की, मुकदमेबाजी की। एक वेल ड्राफ्ट कानून सबके लिए जो भारत में जन्मे उस पर लागू हो जाए। तायरा संजय। हाँ देखिए अमिताभ जी, मैंने बहुत सी चीजें आपकी मैं नहीं सुन पाई, आवाज कट रही थी। लेकिन कॉमन सिविल कोड ये कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी का लाया हुआ एक वो है। ये ख्वाब तो संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, और उन्होंने आजाद हिंदुस्तान में जब नेहरू जी नहीं पास करवा पाए थे इसको कुछ वजूहात से, तो उन्होंने आजाद हिंदुस्तान में पहले लॉ मिनिस्टर ने रिजाइन भी किया था। तो मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड का एक मसौदा आ जाए, ये सभी, मुझे खासकर लगता है कि औरतों के लिए ये बेहतर इसलिए है कि सभी जाति धर्म, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई हो, उनको बराबर से अधिकार होगा, एक्सेस होगा राइट्स पे उनके, एडॉप्शन, तलाक, मैरिज और प्रॉपर्टी राइट होगा उनको। ऐसा नहीं होगा कि तायरा जी ये मसला बिल्कुल, ये मसला इसलिए चिंताजनक हो जाता है क्योंकि भारत में कोई काम इतनी शांति से हो जाए तो फिर नाक नहीं कट जाए। हमारे दोस्त हैं तो ऐसे एक से सवाल सुनिए। अरे रुको भाई, मेरे सवाल सुन लीजिए। हमारे दोस्त है सुफियान निजामी जी, इस्लाम की एक बड़ी स्कूल, हाँ सब भी जानते हैं, इस्लाम के एक बड़े स्कूल से जुड़े हैं वो। आज मैं उनको सुन रहा था कि भाई देखें ये क्या कह रहे निजामी भाई, वो कह रहे कि जी अभी और जरूरी मसलात हैं, पहले उनको हल कर लो। मेरे मन में आया कि इनको टेलीफोन लगाऊं कि वो 75 साल में हल नहीं हो पाए तो आगे 200 साल तक हल नहीं होंगे, इसलिए कॉमन सिविल कोड भी टालते रहो। कैसे कैसी तर्क ले आते हो भाई? देखिए क्या ड्रामा है? वो भी मसले हल किए जाए। ये जो महंगाई का मसला है उस पर भी काम हो, बेहतर एजुकेशन दिया जाए, कॉमन स्कूल सिस्टम। मैं बार बार कहती हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे नहीं आती। 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि नेता के बच्चे आएंगे आपके पास दोबारा जी, लेकिन नहीं गए ये। तो आप क्यों नहीं गए भाई 2015 में? इन मुद्दों को भी उठना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा कोई बीजेपी का नहीं है। ठीक है दादा जी, ठीक है। अभी रुकना होगा। मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा और एक बात कहूंगा, हिंदुस्तान में मालूम मिजाज क्या है, इसको मैं कहता हूं मासूमियत के साथ धूर्तता। क्या ये हिंदुस्तान का मिजाज है पॉलिटिक्स का? तो कम से कम भाई आप अच्छे लाल को पकड़ो तो अच्छे लाल के समर्थक जो राजनीतिक बिरादरी के लोग होंगे वो कहेंगे क्या अच्छे लाल ने जो अपराध किया, उस अपराध भारत में जितनों ने अपराध किया क्या वो सब पकड़ लिए गए? अगर नहीं तो अच्छे लाल क्यों? अब इस तर्क पे आप क्या बोल सकते हो, सिवाय अपना सिर पीट सकते हो कि 2022 में भी इस ढंग की मानसिक सोच है, अकल है। या एक ये भी भारत में, जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था कि मान लीजिए आपने कहा कि भाई समान नागरिक संहिता, तो कुछ विद्वान खड़े होंगे वो इसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि जानते सीधे विरोध करने में आपत्ति होगी, तर्क नहीं जुटा पाएंगे। वो कहेंगे मेरी राय में पहले पूरे भारत में 150 करोड़ लोग सत्य बोलना शुरू करें, उसके बाद कॉमन सिविल कोड पर चर्चा हो। वो जानते हैं ना नौमनते लोग न राधा नाचेगी, क्या बोल के तुरंत निकल लो। ये मासूम धूर्तताएं हैं और ये चूंकि मूर्ति भंजन का काल है भारत की राजनीति का, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस ढंग की जो मासूम मूर्खताएं हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को 75 साल तक बांझ बनाए रखा कई मामलों में, वो अपने आप मूर्तियां टूट जाएंगी। रोहित अग्रवाल साहब, वही मसला, ये सारे बवाल में सबसे ज्यादा सफर करती है महिला।
वो किसी क्रिश्चियन की हो, सिख की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सुन्नी की हो, शिया की हो, किसी की हो, आदिवासी की हो, गिरिवासी की हो, वनवासी की हो, क्या क्यों नहीं जो बेसिक चीजें हैं, शादी है, ब्याह है, तलाक है, बच्चों की कस्टोडियनशिप है और प्रॉपर्टी का बंटवारा, इतने की बात हो रही है। ये तो कोई कानून में कहीं नहीं, हमारे यहां तो बड़ा बड़ा विचित्र लोग हैं। किसी देश के कॉमन सिविल कोड में, ये भारत के भी जो प्रस्ताव बन रहा है, ब्लूप्रिंट बन रहा है, लगभग बन ही गया है, आना ही है पब्लिक डोमेन, उसमें कभी ये तो कहा नहीं गया कि भाई सब लोग मंत्र पढ़ के शादी करेंगे, ना ये कहा गया सब लोग आयत पढ़ के करेंगे। उसकी आजादी सबको है, गुरुद्वारे में करो, मस्जिद में करो, मकबरे में करो, दरगाह में करो, मंदिर में करो, चाहे जहां करो, लेकिन नियम एक से रहेंगे बाद में। रोहित जी, आप इसके पक्ष में खड़े हैं ना? अमिताभ जी देखिए, पक्ष में तो हम खड़े हैं, लेकिन इसमें इफ एंड बट बहुत सारे। अरे कैसे? और जो इफ एंड बट, अब समस्या ये है कि आपके विश्लेषण के बाद आदमी के पास कोई रह तो जाता नहीं कहने के लिए, क्योंकि आपने तो पहले ही धराशायी कर दिया ये कह के साहब 150 करोड़ लोग जब एक जैसा बोलेंगे तब हम ये करेंगे, तो ना वो 150 करोड़ बोलेंगे। तो अब जब मैं इफ एंड बट बताऊंगा तो रोहित बाबू एक बात कहें, एक निवेदन, एक सेकंड का बस, मैं किसी चीज को अपने आप इवॉल्व नहीं करता है। 20 साल से एक बाबू बस 1 मिनट, 20 साल से मैं कह रहा हूं जनसंख्या पर कुछ ठोस कानून बने, ठीक क्या? 20 साल पहले जो मौलाना मेरे साथ आते थे वो भी यही कहते थे कि नहीं जनजागरण होना चाहिए। अमिताभ जी, हम लोग जनजागरण करेंगे। आज भी मैं डिबेट रख लूं फिर भी उन मौलाना के लड़के आएंगे, अब वो तो नहीं बोल पाएंगे, तो लड़के आएंगे वो भी यही बोलेंगे कि नहीं हम लोग जनजागरण करेंगे। तब मैं नाराज होता हूं, मैं कहता हूं अभी तक क्या घास छीन लेते सब लोग मिलके? अभी तक क्यों नहीं किया जनजागरण? क्यों नहीं किया जनजागरण 75 साल में? आप ये क्यों नहीं कहते? आप चीज को टालना चाहते हैं, ये बौद्धिक बेईमानी है भाई। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो दोस्त, या तो इस पार खड़े या उस पार खड़े। अब डर भी लग रहा है कि लोग लानत मलानत भेजेंगे हमको, तो बोले गुरु ऐसा पेच फंसा दो कहीं कि सारे प्राणियों में सद्भाव होगा, धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा। अमिताभ जी उस दिन कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या बात करेंगे, आप जानते हो कभी नहीं होगा। मौज लो रोहित बाबू, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं लाइन सीधी रखो, नपना एक रखो। अच्छा, नपना एक कैसे रखेंगे आप ये बताइए। अब मुस्लिम्स में एक अच्छी चीज है, प्रॉपर्टी के अंदर जो बंटवारा होता है उसमें चाची को भी हक मिलता है और माँ को भी हक मिलता है और बहन को भी मिलता है और बेटी को भी मिलता है और बेटे को भी मिलता है। हिंदुओं में जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है वो अलग तरीके से होता है, उसके अंदर खाली बेटे का हक ज्यादा है, बेटियों का हक कहीं ना कहीं मारा जाता है, और शहरों की प्रॉपर्टी में बेटियों को हक दिया गया है। नहीं, गलत जानकारी। रोहित एक मिनट, बहुत बड़ा मंच है, गलत जानकारी। हिंदुओं में जो प्रॉपर्टी का डिवीजन है ना, बेटे बेटी में जो फर्स्ट और परिवार है उसमें एक चवन्नी का अंतर कोई माई का लाल नहीं कर सकता, कानून कहता है, बहुत साफ कहता है, मोटी कलम से लिखा, उसमें चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं। कोई माई का लाल नहीं कर सकता, भाजपा का शासन हो चाहे कांग्रेस का। एक पल हिंदी में समझ लो सब लोग, सब बात सुनो भाई, हमेशा के लिए अच्छी बात समझ लोगे यार, नहीं ऐसे आधी अधूरी जानकारी सब जगह जान बांटोगे सब लोग। हिंदुओं में जब संपत्ति का बंटवारा है, वो बंटवारे की लास्ट टेल जिसको बोलते हैं, आखिरी पूंछ जो है वो जाती है दादी के मायके तक। आप क्या समझा रहे हो हमको कि ये ना हो तो ये ना हो तो ये ना हो, और कोई ना हो तो दादी के मायके तक, और जब वो भी ना मिले, उसमें कम से कम 50 रिश्ते बताए गए, जब वो भी ना मिले तो सरकार में जाएगी। आप कैसे बता दिए कि मुसलमानों में ऐसा है और हिंदू में वैसा नहीं है? या तो झूठ नहीं बताओ भाई, बताओ सच। नहीं मैं बताता हूं, जनता में एक इंप्रेशन खराब जाएगा। मसला ये जी सर कि जिसे सत्यनारायण कथक बात पंडित जी कहलाते हैं, प्राणियों हाथ ऊपर करो, प्राणियों में सद्भाव हो, सत्य कीजिए, हो फलाना हो ढिकाना, होता जाता कुछ नहीं, आदमी पंजीरी लेता घर निकल लेता, ठीक होना जाना होता तो अब तक हो ही गया होता। इतने साल 1000 साल से सत्यनारायण कथा पढ़ रहे सब। वैसे ही राजनीतिक लोगों ने सीख लिया, बोले अभी अग्निहोत्री जी वक्त नहीं आया। अच्छा जी वक्त कब आएगा? बोले अभी जागरण करो। बोले कब तक जागरण करना है? ना इस पे नहीं बोलेंगे, कैसे जागरण करना है इस पे भी नहीं बोलेंगे, अभी ये घंटा कटे कैसे भी फिर देखेंगे।
बात गई रात गई। त्रिपाठी जी, क्या कांग्रेस को लगता है, हाँ एक बात मैं और कह दूं, रोहित जी ने कहा जो उस पर एक धारणा बनती है, मैं वो बता दूं, जो इस्लामिक देश हैं दुनिया में, भारत इस्लामिक देश नहीं ना, हिंदू देश है, भारत संविधान संचालित देश है, थियोक्रेटिक स्टेट नहीं, वहाँ भी और बाकी देशों में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हैं वो एज इट इज एप्लीकेबल नहीं, ठीक ना, ठीक ना। आपको अमेरिका में रहना है तो अमेरिका की व्यवस्था से रहना है, ठीक। ब्रिटेन में रहना है तो ब्रिटेन की व्यवस्था से रहना है, ठीक। आप समझ रहे ना भैया त्रिपाठी जी? जी जी जी। वहां ये नहीं चल सकता कि हमारा ये अलग से एक फरमाइशी कार्यक्रम चलेगा ना, वो डिपोर्ट कर देते, कहते इनको ले जाओ भैया वापस, या नहीं चलेगा कोई हो। क्या आपको नहीं लगता कि अब भारत में भी वो समय आ गया, बहुत कर लिए, बहुत खेल लिए, उन पे ऐसे मुद्दों पर जाने कितनी सरकारें बन गई, गिर गई, कितने लोग नेता बन गए, कितने लोग नेता नहीं बन पाए, कमा खा लिए, इस मुद्दे से कितना जूस निकालेंगे। अब शांति से वो समय आ गया है कि कॉमन सिविल कोड लागू हो, 150 करोड़ लोगों को एक कानून से लाभ मिले, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है अमिताभ जी। मैं ये कहूंगा कि आज समय की जरूरत है और इस देश की जरूरत है कि इस तरह के कानून होने चाहिए जिन कानूनों से सभी एक साथ संचालित हो। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल की बात है, जब संविधान बना, अनुच्छेद 44 में डीपीएसपी में इसका प्रावधान किया गया तो कांग्रेस उस समय बहुमत में थी। कांग्रेस चाहती है कि देश में एक ही कानून बने, लेकिन इसमें कई आधारभूत गलतियां, जैसा अभी रोहित जी कह रहे थे, उस पर मैं बस छोटी सी बात कह दूं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हिंदुओं में लड़कियों को संपत्ति नहीं मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बराबर की हकदारी है, बस पारंपरिक रूप से ऐसा नहीं होता, परंपरा में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं दूसरी तथ्यात्मक बात अमिताभ जी आपके सामने रखूंगा कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा हमारे सामने ड्राफ्ट होके, तो हिंदू तबके से भी इसके विरोध की कुछ बातें उभरेंगी। उनके कारण के लिए जैसे एक उदाहरण मैं दे दूं कि सबसे पहला मुद्दा आएगा HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बेनिफिट आप हिंदू परिवारों को दे रहे हैं, क्या वो मुस्लिम परिवारों को मिलना शुरू होगा? इस पे एक बात होगी, क्या हिंदू अपना HUF का हक छोड़ने के लिए तैयार होंगे? तो कुछ टेक्निकल ऐसे मुद्दे हैं अमिताभ जी जिसपे दोनों पक्षों की ओर से विरोध भी होंगे। और ऐसा नहीं है कि आज मुस्लिम तबके में भी लोग नहीं चाहते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वो भी चाहते हैं कि समाज की बेहतरी हो, समाज आगे बढ़े, स्त्रियों को उनके अधिकार मिले, उनको हक मिले, और इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर देश में चीजें समय के हिसाब से घटती हैं। लेकिन हाँ, यही मैं राजनीतिक बात कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एजेंडा है, जैसा अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को कोट करके कहा था कि राज्य कानून बना सकते हैं, निश्चित तौर पर राज्य कानून बना सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात होगी तो केंद्र सरकार को ही कानून बनाना होगा, क्योंकि सभी राज्यों में फिर यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए। इसलिए तकनीकी रूप से भारतीय जनता पार्टी कानून न लाकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। इसका कांग्रेस पार्टी भैया रुक, एक सेकंड रुक जाओ, तकनीकी ये फिर गलत, आदि कहाँ, अब विपक्षी दलों की विश्वसनीयता अगर कम हुई है, ईमानदार टिप्पणी कर रहा हूं मित्र के नाते, तो उसमें सबसे बड़ा कारण है कि आप लोगों ने दाएं बाएं से गलत सही जानकारी ठेलने की कोशिश की। आजकल जनता बड़ी समझदार है। गोवा में लागू है राज्य का अपना सिविल कोड, कौन भाई के लाल रोक सकता है चुनी हुई विधानसभा को? तर्कपूर्ण बात करिए, विश्वसनीय बात करिए। मैं एक सेकंड भैया, बाद में त्रिपाठी जी, बाद में आर.के. मिश्रा के पास चलूं, उससे पहले एक बात और कह दूं, वो बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बड़ा भ्रम फैला है, जानकारियां सीमित हैं, कॉमन सिविल कोड पर हाय ज्यादा है। जब जवाहरलाल इसको लेकर आ रहे थे नेहरू जी, हिंदू पर्सनल इसको हिंदू सिविल कोड बिल को, कोड बिल, तो जो बात त्रिपाठी जी ने कही ना, इन सब बातों का मेरे जैसा आदमी कतई संज्ञान नहीं लेता ना। ये वैसी बात है कि 150 करोड़ लोगों के दस्तखत करा लाओ, मैं तैयार हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जानते हैं कोई लौटिक नहीं आएगा आज तक, 150 करोड़ दस्तखत कौन करा लेगा भाई गला? तब भी पार्लियामेंट के बाहर जवाहरलाल मुर्दाबाद हो रहा था जब अंदर बिल डिस्कस हो रहा था, ठीक।
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने खड़े होकर जवाहरलाल को खरी खोटी सुनाई। उससे पहले अंबेडकर जी वाला कांड हो ही चुका था। लेकिन आज इतिहास, आज हमको समय बताता है कि वो कानून ले आए, अच्छा किया, हिंदुओं की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है, हमको बता रहा है। उस वक्त बहुत लोग खिलाफ थे। हर आदमी को झंडा लेके चलने की बीमारी है, वो भी चल रहे थे जो लोग थे उस वक्त। हाँ, ये भी ठीक है कि नेहरू जी ने एक वहां पर ऐसा कमिटमेंट किया था भारत की संसद की पटल पर। कांग्रेस ऐसे ही नहीं गई देश से, उसके कर्म भी ऐसे ही रहे। गड़बड़ घोटाला बोले आप भी काम निकाल लो, बाद में देखे जाएगी। दो तरह का विरोध था त्रिपाठी जी उस वक्त। एक विरोध था कि ये नियम कानून हिंदू में आप दखल मत दीजिए, ठीक, हम ऐसे अस्त व्यस्त चलना चाहते हैं। लेकिन वो वर्ग छोटा था, लड़ाई झगड़े वाला। लेकिन बड़ा वर्ग बहुमत पार्लियामेंट का था, जो जवाहरलाल नेहरू से ये कह रहा था कि नेहरू जी केवल हिंदू कोड बिल क्यों, मुस्लिम कोड बिल भी साथ लाइए। क्या एक साथ हाउस में रखिए, दोनों पास कर देते हैं क्या? अब मालूम है कांग्रेस ने ईमानदारी कहां नहीं बरती। मैं नेहरू जी को लेकर कोई कड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, बड़ी पर्सनालिटी है, देश के पहले प्रधानमंत्री। लेकिन इतिहास तो इतिहास है, बड़ा निर्मम। जवाहरलाल जी ने खड़े होकर कहा, तायरा जी सदन में, आप मिश्रा जी आ रहे हैं पर, उन्होंने कहा कि इसको पारित कर दीजिए, हिंदू कोड बिल को पारित कर दीजिए, ये मेरी प्रतिष्ठा का विषय है, मैंने वचन दिया और मैं सदन को वचन देता हूं, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के तौर पर, अगले सत्र में हम मुस्लिम कोड बिल लेके आएंगे, अभी इसको पास कर दीजिए। संसद ने पास कर दिया। उसके बाद अगला सत्र नहीं आया कभी। कांग्रेस तो इतनी साल राज की, लेकिन सत्र नहीं आया। ये बेईमानी संकट का कारण होती है, देश में अव्यवस्था पैदा करती है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करती है। अरे जो कुछ चीरा लगना था एक ही बार में लग जाता, कौन सा आसमान फट रहा था? संसद के गेट नंबर 1 पर नारेबाजी हो रही थी, 2 पे मुसलमान कर लेते, 1 पे हिंदू कर लेते, क्या फर्क पड़ रहा था? आज तो मुझे बहस नहीं करनी होती ना। लेकिन जवाहरलाल जी ने कहा इस वक्त मोटरसाइकिल निकालो, बात की बाद में देखेंगे। ऐसे देश चलेगा कि मोटरसाइकिल निकालनी है क्या गली से? इसलिए मैं कहता हूं, मैं अगर सवाल उठा रहा हूं तो उसके पीछे इतिहास की कुछ गलतियां हैं हम लोगों की।